सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है भैया आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो आईएमपी क्वेश्चन विद सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमपी बोर्ड 2025-26 एग्जाम के लिए। ऐसे में हमने चैप्टर 1 सॉल्यूशंस डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा डिस्कस हो चुका है। आज बारी है केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स की देखिए, अपन जो क्वेश्चंस उठा रहे हैं वो पीवाईक्यूज 2012 से लेके 2025 तक के, ठीक है। इसके अलावा त्रैमासिक परीक्षा, प्री बोर्ड एग्जाम, सैंपल पेपर 2024 का, 25 का, 26 का सब अपन लोग लेने वाले हैं। यहाँ पे सिंबल्स दे सकते हैं। टीई मतलब त्रैमासिक परीक्षा, एचई मतलब हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड मतलब पीआरई लिखा हुआ है हमने, सैंपल पेपर का एसपी, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे ले रखे हैं। जो ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक आती है पढ़े चलो बड़े चलो वाली, वो क्वेश्चन बैंक हमने ले रखी है यहाँ पे। तो सब कुछ एमपी बोर्ड में जो भी कुछ हो सकता है सब कुछ हमने समावेश करके आपको यहाँ पे परोस दिया है। चलिए, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहां पे ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स, अब तीसरा चैप्टर है हमारा। ये चैप्टर नंबर 2 भी हमारा हो गया था। चैप्टर नंबर 3 पे हम लोग आएंगे। चैप्टर नंबर 3 पे हम लोग आएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो भैया, ये पीडीएफ हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एडुस्टेट ऐप। एडुस्टेट ऐप आप लोग सभी डाउनलोड कर लेना। यहां पर जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आईएमपी क्वेश्चन का सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ से हमने शायद कॉमर्स सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ से आप लोग साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेना अपनी। यहाँ से साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करी हमने। आईएमपी क्वेश्चन के सेक्शन पे गए, यहाँ पे आपको केमिस्ट्री की सुपर पीडीएफ मिल जाएगी इंग्लिश मीडियम में, और यहाँ पे मिल जाएगी हिंदी मीडियम में। ऐसे बच्चे जो बोल रहे थे सर हमने पीडीएफ परचेस कर ली बट वो व्यू नहीं हो रही है, तो भैया आपको कुछ नहीं करना है, व्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे व्यू डेमो है, ऐसे आपको जब परचेस कर लोगे तो व्यू दिख जाएगा, व्यू का सेक्शन, व्यू पे क्लिक करोगे पूरी पीडीएफ आप लोग देख पाओगे। ओके, इसके अलावा डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया, डाउनलोड कर लिया, और अगर आप लोग चाहे तो ओपन इन वेब करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं ओपन करने के, डाउनलोड करने के, ठीक है। ये रहा पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है उन बच्चों के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाते हैं फिर से केमिकल काइनेटिक्स की हम लोग बात करेंगे। इससे पहले आपको एक और चीज मैं बता देता हूं, पूरे चैप्टर का समावेश, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं माइंड मैप। माइंड मैप आपको हम पहले प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पूरे चैप्टर का समावेश है। यहां पे आइए, जिन बच्चों ने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ रखा है, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आ जाती है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगी, साथ में न्यूमेरिकल में भी काम आएगी। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल में काम आएगी। रेट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। आई बात समझ में, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ये भी याद कर सकते हो याद करना चाहो तो। बाकी खासकर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, टी हाफ की वैल्यू होती है ये, फर्स्ट ऑर्डर में होता है टी हाफ की वैल्यू ये। सब आपको याद कराएंगे, जस्ट हम आपको रिवाइज करा रहे हैं कुछ चीजें जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा और भी चीजें हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, सरफेस, प्रेशर कांस्टेंट, ये सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। और क्या चीजें हैं, और भी चीजें हैं, हम लोग धीरे धीरे करके बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ठीक है। इफेक्टिव कॉलिजन क्या होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह वगैरह सब आएंगे एक एक करके। और हम लोग बात कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है भैया, डिफाइन थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, अर्हानियस समीकरण, मतलब अर्हानियस इक्वेशन। चलिए डिस्कस करते हैं। 2016 में और 12 में ये प्रश्न ऑलरेडी आ चुका है, आने की पूरी पूरी संभावना है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, जिसको हम लोग लिखते हैं ई और बेस में लिखते हैं टी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ई और यहाँ पे बेस में लिखते हैं ए, एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। और हमने डायग्राम ले रखा है आपको समझाने के लिए। वैसे एग्जाम में अगर नहीं बना के आओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। मिनिमम एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स व्हिच इज नेसेसरी टू कॉज अ केमिकल चेंज। एक मॉलिक्यूल्स के पास मिनिमम
मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक मॉलिक्यूल है अपना, मॉलिक्यूल को केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन वो मॉलिक्यूल जो रहेगा वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भैया उसके पास मिनिमम एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। वही मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो जो स्पेसिफिक कर रखी है वह होनी चाहिए। हर एक रिएक्शन की अलग अलग मिनिमम एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, वो एनर्जी वहां पे होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स के पास। ठीक है, तो वो जो मिनिमम एनर्जी रहेगी उसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, जैसे आपको अगर क्लास 12 से फर्स्ट ईयर में जाना है तो आपको मिनिमम पास होना पड़ेगा। जरूरी नहीं है पास ही हो, आप लोग 70, 80, 90, 95, 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेके आ जाओ, लेकिन बात आती है कि मिनिमम क्या चीज चाहिए कि आपको पास होना पड़ेगा। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां पे सबसे यहां पे इतनी तो मिनिमम चाहिए भैया मॉलिक्यूल्स को। अब मैं समझाता हूं आपको आगे चीजें। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? the extra amount of energy which has to be supplied to the reacting species in their energy state to make their energy equals to threshold energy। अब यहां पे जरा ध्यान से देखना, सब एक साथ समझ में जाएगा। ठीक है, ये अपना मॉलिक्यूल है, ये अपना बेचारा मॉलिक्यूल है, इसके पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं यार कि भैया आपको 33% लाने हैं एग्जाम में। अभी आपके कितने आ रहे हैं? अभी आपको पता है भैया इतनी तो पढ़ाई कर रखी है मैंने कि मेरे 10 मार्क्स 10% तो आई जाएंगे, 10% तो आई जाएंगे, लेकिन 33 का क्राइटेरिया है। तो मैंने क्या बोला कि आपको कितने और चाहिए? आपको चाहिए 23 और 23% और चाहिए। तो ये जो 23% है, ये जो 23% है जो आपको चाहिए, किसके लिए? ताकि आप लोग इसके बराबर आ सको। ये क्या है? ये हमारे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर इतना आपको चाहिए तो 23 आपको एक्स्ट्रा लगने वाला है, तो इसे हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन। ठीक है, तो अब समझ में आया, ये आपकी नॉर्मल एनर्जी हो गई, ये आपकी नॉर्मल एनर्जी हो गई। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो गई? ये हो गई। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? ये हो गई। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर निकालनी है आपको तो आप क्या करोगे? 33 में से 10 को माइनस कर दोगे, 33 में से 10 को माइनस कर दोगे तो आपके पास 23 आ जाएगी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? एग्जांपल अच्छा था ना ये। देखो अब ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया, यहां पे मॉलिक्यूल हो गया हमारे पास। मॉलिक्यूल के पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी थी, इतनी एनर्जी उसके पास ऑलरेडी थी। यहाँ पे 20 लिखा हुआ, 20 उसके पास ऑलरेडी थी। हमने कितनी सप्लाई कर दी? यहाँ से 100 चाहिए उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर बनने के लिए, तो हमने क्या पास कर दी? 80% और दे दी इसको। तो ये क्या हो गई? इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। कोई याद करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बस समझने के लिए था। आई बात समझ में? ये यहाँ पे कहानी होने वाली है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ में आई, एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आई। आगे बात करते हैं अरहानियस समीकरण, अरहानियस इक्वेशन की। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है, इक्वेशन जब भी आए तो क्या बताती है? वो रिलेशन बताती है। जैसे हमने नर्स्ट इक्वेशन में देखा था वो एक रिलेशन बता रही थी, वैसे यहाँ पे एक रिलेशन बताएगी। ठीक है, जब भी समीकरण देखो तो समझ जाना भैया कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रिलेशन निकलेगा। तो वर्ड कौन सा यूज करेंगे हम लोग? रिलेशनशिप। द अरहानियस इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट के बीच में और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन हमें बताएगा। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास? के, समझाऊंगा मैं आपको आगे जब आएगा रेट कांस्टेंट, और साथ में हमारा टेम्परेचर टी। तो आपको डायरेक्ट इसे याद कर लेना है, K इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए। देखो इसे लिखा हुआ है K इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, माइनस ई ए मतलब ए हमारा बताऊंगा आपको, ए क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी, आर टी, आर और टी। यहाँ पे सारी चीज लिखी हुई है, रेट कांस्टेंट लिखा हुआ है, ए हमारे पास क्या है? अरहानियस का कांस्टेंट है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल देते हैं। इसके अलावा ई हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, आर हमारे पास गैस कांस्टेंट है, टी हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कि केल्विन में हमारे पास, एब्सोल्यूट मतलब केल्विन में लिया हुआ टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डिग्री में सेल्सियस में नहीं लेना है आपको, केल्विन में लेना है, बस सेम टू सेम ऐसा लिख देना है आपको। तो आपकी 2016 वाला और 12 वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास जो हमारा ई लिखते हैं हम लोग ई टू द पावर एक्स, वो वाला ई है।
ठीक है, यहां तक आप लोग करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप लोग इसको एक्सटेंड करना चाहो, लॉग वगैरह लेके करना चाहो, तो ये दो चीजें और याद कर सकते हो। बाकी अगर यहां पर भी याद करोगे ना, मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होती है। बाकी ये भी आप लोग कर सकते हो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो लॉग के फॉर्म में। न्यूमेरिकल के लिए खासकर हम लोग इसे यूज करते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। The instantaneous rate of reaction is the rate at which the concentration of reactant or product change at a specific moment in a time. Instantaneous rate of reaction is the rate at which the concentration of the reactant या फिर product change होती है at specific moment, किसी specific moment पे। अब जो यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चाहे वो रिएक्टेंट की हो या प्रोडक्ट की हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम। किसी स्पेसिफिक मोमेंट की हम लोग बात करेंगे ना, वो होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत छोटी यूनिट होती है हमारे पास, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द रिएक्शन रेट एट द एग्जैक्ट इंस्टेंट एंड इज ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ द कंसंट्रेशन टाइम कर्व एट द पॉइंट। अब ये कंसंट्रेशन टाइम कर्व क्या होता है, ये मैं आपको आगे समझा दूंगा अगर टॉपिक हमारे पास आया तो, जैसे हम लोग माइंड मैप ओपन करेंगे तब। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लो, इंस्टेंटेनियस रेट मतलब एग्जैक्ट इंस्टेंट टाइम पर हम लोग बात करेंगे रेट की। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन आने के चांसेस रहते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ रखे वही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। बहुत बार ऐसा होता है कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन नहीं भी आते हैं। तो ऐसे में जो हमने स्पेसिफिक क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन बैंक 2025 का क्वेश्चन है, इनके आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल सहित अपने को समझाना है। ये क्वेश्चन 2022 में आ रखा है इस, और साथ में त्रैमासिक परीक्षा 2025 में जो ऑफिशियल एग्जाम हुई थी गवर्नमेंट की, वहां पे आ रखा है त्रैमासिक परीक्षा में, और क्वेश्चन बैंक 2025 में भी क्वेश्चन दे रखा है। अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन whose rate does not depend on the concentration of the reactant। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगी, खासकर मतलब रिएक्टेंट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगी, उसे बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन whose rate does not depend on the concentration of the reactant। concentration of the reactant के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, एग्जांपल है फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन देखो, H2 प्लस Cl2 मिलकर क्या बनाता है, HCl। ये होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे सूर्य प्रकाश बोले तो सनलाइट यहाँ पे जरूरी है। फोटोकेमिकल फोटोसिंथेसिस भी आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, वहां पर भी सूर्य प्रकाश जरूरी है, ना कि इनके ऊपर वो डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है सनलाइट के ऊपर। आई बात समझ में? तो ये एग्जांपल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग देख सकते हो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस, ये भी एग्जांपल है। यहाँ पे प्लेटिनम सरफेस के ऊपर ये डिपेंड करता है, ना कि इन दो कंपाउंड के ऊपर। भैया कैसे समझ में आया कौन से ऊपर डिपेंड करता है? ये केमिकल रिएक्शन है, इनको आपको याद करना पड़ता है, और इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं होती है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि भैया हमको देख के समझ में आ रहा है कि इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे नहीं। अंदर की कहानी किसी को भी समझ में नहीं आती, जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तब समझ में आती है। ओके, तो रेट इसका कॉन्स्टेंट हो जाएगा। लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NH3, और NH3 की पावर क्या लिखोगे, 0, मतलब इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, रेट कांस्टेंट हो गया हमारे पास। आई बात समझ में? नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन बैंक 2000। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बैंक 2025 में दे रखा है, और साथ में 2025 में भी क्वेश्चन आया था। इस तरह से बोलता हूं कि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को भी आपको स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पीवाईक्यू से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन, अब ऐसे बच्चे भैया जो पीवाईक्यू के भरोसे बैठे थे 2025 में, उनने तो ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं होगा, पहले देखा ही नहीं होगा। लेकिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन बैंक पढ़ रखी थी, उन्होंने तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी देख रखा होगा। Elementary reaction, a reaction that occurs in a single step involves exactly the number of molecule shows in its equation। देखो हमारे पास क्वेश्चन है एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। एलिमेंट्री नाम से समझ में आ रहा है यार, सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन हो जाती है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो मल्टीपल स्टेप्स में होती है, एक स्टेप बाद दूसरी स्टेप बाद तीसरी स्टेप, उसको हम बोलते हैं भाई ये तो कॉम्प्लेक्स है। हाँ, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब एक ही स्टेप में हो गई, कॉम्प्लेक्स मतलब जो मल्टीपल स्टेप्स में होती है, अपन इन मेनी स्टेप्स। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं, बीच में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बनते हैं जिनका हमें कोई यूज नहीं होता है, लेकिन जब हमें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए होता है वो मल्टीपल स्टेप्स के बाद आता है। इनकी मॉलिक्यूलरिटी निकाली जा सकती है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी बोले तो कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया, एक रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया, वो मॉलिक्यूलरिटी होती है। समझेंगे इसको हम लोग अच्छे से। अभी आप लोग समझ लो कि सिंगल एलिमेंट्री स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी निकाली जा सकती है, मल्टी स्टेप वाली जो रिएक्शन होती है उनकी मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाली जा सकती है। ठीक है, सिंगल स्टेप की निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो मतलब नकली, जाली, नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती है लेकिन प्रिटेंड करती है। हम देखते हैं तो लगता है कि ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होती, उन्हें बोलते हैं नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जाली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आप लोग यहां पे पढ़ेंगे अ रिएक्शन विच इज एक्चुअली ऑन हायर ऑर्डर बट बिकम्स इफेक्टिवली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो हाई ऑर्डर की होती है, जैसे सेकंड ऑर्डर की हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये जो है ना आपके पास एग्जांपल इथाइल एसीटेट है, उसमें हमने पानी मिलाया, साथ में हमारे पास क्या बना, एसिटिक एसिड, साथ में इथेनॉल हमारे पास बना। ठीक है, एस्टरिफिकेशन इसे बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हमारे पास ये भी है और ये भी, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन होता क्या है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन हम लोग पानी इतना एक्सेसिव अमाउंट में मिला देते हैं कि ऐसा लगता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, दिखने में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लग रही होगी ये, लेकिन ऐसा ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। वाटर इज यूज इन लार्ज एक्सेस, वाटर को हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, ऐसा लगता है कि बस पानी के ऊपर डिपेंड कर रही है। नहीं भैया, वो इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है, पानी के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, लेकिन बहुत कम मात्रा में डिपेंड कर रही है, इसलिए हमें लगता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर होगी, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ये सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पढ़ सकते हो आप लोग सारी चीजें। ठीक है, जो समझना था हमने हम समझ लिया। आगे हम लोग आते हैं बड़े क्वेश्चन की तरफ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये जो प्रश्न है ये सैंपल पेपर जो 26 में दे रखा है, 20 में, 19 में, 17 में, 15 में, 12 में आ चुका है, इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। चलो देखो, लॉन्ग आंसर टाइप को पहले काम करेंगे, दो तरीके से समझेंगे। ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उनके हिसाब से, ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, भैया हम तो पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कैसे याद करें आप तो ये बताओ, उनके हिसाब से मैं बता दूंगा। दो तरीके से हम लोग इसको देखने वाले हैं। पहले ऐसे जो मेन कॉन्सेप्ट है ना उसके हिसाब से चलेंगे अपन लोग, फिर लास्ट में फटाफट मैं समझा दूंगा कैसे आप लोग इसको याद कर सकते हो। चलो, आप सभी को स्क्रीन दिख रही है, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं इसे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूं। व्हाट इज मीन बाय हाफ लाइफ, हाफ लाइफ किसे कहते हैं? प्रूव दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ पीरियड किसे कहते हैं, साथ में बताना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, इससे हम लोग बताएंगे। तो हाफ लाइफ क्या होती है? द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। एक कंटेनर है अपने पास, ठीक है, कंटेनर में हमारे पास क्या है, पानी है, पानी है इसके अंदर, पानी में हमने क्या मिला दी, 6 किलो शक्कर मिला दी अपन ने, 6 किलो शक्कर मिला दी। पानी में अपन ने 6 किलो शक्कर मिला दी। अब शक्कर को मैं बोल रहा हूं इनिशियल कंसंट्रेशन शक्कर कितनी, 6 किलो, तो इसको बोलेंगे आर नोट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन 6 किलो है। अब मैं बोल रहा हूं कि 6 किलो से 3 किलो कब हो जाएगी ये, मतलब थोड़ी बहुत घुल जाएगी, थोड़ी बहुत फिर भी दिखेगी हमें, इनिशियली तो 6 किलो की 6 किलो दिख जाएगी यहाँ पे बैठी हुई, लेकिन धीरे धीरे घुलने लगेगी। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे 3 किलो बचेगी, यहाँ पे कितनी किलो बचेगी, 3 किलो शक्कर बचेगी, 3 kg। ठीक है, 6 kg, यहाँ पे 3 kg बचेगी। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन रहेगी, अब ये क्या है, इनिशियल नहीं रही, प्योर नहीं रही, इसमें शक्कर की अगर हम लोग बात करें इनिशियल कंसंट्रेशन की, उसको इस तरह से लिखते हैं, और जब हमारे पास थोड़ी कम हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं इस तरीके से लिखते हैं, 3 किलो शक्कर यहाँ पे बचेगी। तो यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगा, यहाँ पे 0 सेकंड था हमारे पास, 0 सेकंड से स्टार्ट किया घुलना, मान लो इसने 10 मिनट लगा दी घुलने में, 10 मिनट लगा दी, तो हमारे पास कितना टाइम लगा कंसंट्रेशन को आधा होने में, आप बोलोगे टी हाफ, टाइम हमारे पास आधा होने में कितना टाइम लग गया, आप बोलोगे 10 मिनट, तो 10 मिनट जो आई वही हमारे पास क्या है, हाफ लाइफ का टाइम हो गया। तो वही हमने लिखा हुआ है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1/2 और इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होने में जितना टाइम लगा उसको हम लोग बोलेंगे। ऐसा मत सोचना यार कि टाइम आधा हो गया हमारे पास, पूरा मैं बोल देता हूं आपको कि यहां से लेके आप फिर थोड़ा बहुत देर बाद क्या होगा, थोड़ी बहुत देर बाद यहाँ पे जीरो शक्कर की जो कंसंट्रेशन रहेगी आपको क्या दिखेगी, 0 दिखेगी। ठीक है, आप लोग ऐसा समझ के चलो, शक्कर आप कितना दिख रही है हमें, 0 दिख रही है शक्कर की कंसंट्रेशन, मतलब 6 किलो शक्कर हमें बैठी हुई दिख रही है यहाँ पे, 0, यहाँ पे 6 किलो थी, यहाँ पे 3 किलो, यहाँ पे 0, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रही शक्कर नीचे बैठी हुई, कुछ भी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो मैंने बोला कि पूरा जो सिस्टम था उसमें कितना टाइम लगा, इसमें लगा लेट सपोज 1 घंटा, मतलब 60 मिनट,
60 मिनट। तो टी हाफ कितना होगा? आपने बोला इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, 30 मिनट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता भैया। ऐसा मत सोचना तुम कि 60 था तो उसको 30 मिनट कर दिया, नहीं। जो यहाँ पे होगा ना, आधा होगा ना, आधे में कुछ और टाइम लगेगा, यहां से यहां तक होने में कुछ और टाइम लगेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को समझना है। यही बात समझ में? ऐसा डायरेक्ट नहीं होता है कुछ भी, नहीं तो पता चल रहा है कि आप डायरेक्ट करके आगे, ऐसा नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग बात न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझा दूंगा सारी चीजें एक बार और, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग जितना समझे ना उतना काफी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या होता है? ये होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ऐसा आपको बताना है, क्योंकि इसका डेरिवेशन फिर से करना पड़ेगा, नहीं तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। अब आपने क्या बोला? आर नोट आपके पास क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो 6 किलो थी ना, वो इनिशियल कंसंट्रेशन है। आर हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन जो बची होगी वो। देखना, ध्यान से देखना, अच्छे से, अच्छे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग। ये जो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। इस तरह का बक्से का मतलब होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके अंदर में आर लिख दो, इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो यहाँ पे क्या होगा? इसका मतलब होगा इनिशियल कंसंट्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर मैं टी हाफ की बात करूं कि टी हाफ पे क्या होगा? टी हाफ पे हमारी जो कंसंट्रेशन रहेगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी? जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसकी आधी कर दो। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू हो जाएगी। किस टाइम पे? टी हाफ के टाइम पे। टी हाफ के टाइम पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर नॉट बाई 2 मान सकते हैं। तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे पुट करी वैल्यू, यहाँ पे पुट करी, आर नोट से आर नोट कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे log 2 आ गया। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ये हमने पुट कर दी यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा भैया? हमारे पास ये चीज बची। ठीक है, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। और इसी को हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आर कुछ है ही नहीं हमारे पास। यहाँ पे किसी भी रिएक्टेंट के ऊपर टी हाफ डिपेंड नहीं कर रहा है। के और 0.693 ये हमारे पास चीजें रहेगी। यहाँ पे आर दिख रहा है कि आपको? आर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोट आपको नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि टी हाफ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आई बात समझ में? इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जो प्रश्न है भैया 2022 में और एसपी मतलब सैंपल पेपर 2026 में भी क्वेश्चन को दे रखा है बोर्ड वालों ने। चलिए देखिए, बात करें सबसे पहले कि व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझा दिया था, a reaction is said to be zero order reaction when it does not depend on the initial concentration or concentration of the reaction। किसी के ऊपर अगर डिपेंड नहीं कर रही है मतलब वो हमारी क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब ध्यान से सुनना, लेट सपोज हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनता है भैया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो चीज समझ में आनी चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये हमने निकाल रखी है क्या? ये है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, आर इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में एग्जांपल आप लोग शक्कर का ले लो। शक्कर मान लो 6 किलो हमारे पास फिर से है, 6 किलो शक्कर है, वो धीरे धीरे पानी में घुलती जाएगी। पानी में घुलेगी तो उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। उसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेट सपोज अगर हम लोग इसको रेट लॉ के हिसाब से चलाएं, रेट लॉ एक होता है, रेट लॉ के हिसाब से चलें तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और एक और तरीका होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को आप इसे लिख सकते हो, के कांस्टेंट हो गया, फिर यहाँ पे लिखो रेट ऑफ रिएक्शन। आप कौन सी बात कर रहे हो? जीरो की बात कर रहे हो तो यहाँ पे जीरो लिखेंगे, 1 की बात कर रहे हो तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 की बात कर रहे हो 2 लिखेंगे। यहाँ पे हम जीरो की बात कर रहे हैं 0। तो ये तरीका हो गया, ये तरीका हो गया, दोनों को मिला दो, दोनों को हमने मिला दिया इस तरीके से। अब आगे देखो, ये स्टेप इस तरीके से लिखेंगे। अब सेकंड स्टेप देखो, ठीक है, यहां पे किसकी बात हो रही है? जीरो ऑर्डर की बात हो रही है। ठीक है, तो आर नोट की पावर जीरो कितनी होती है? आर नोट की पावर जीरो मतलब 1। किसी की पावर अगर आप लोग जीरो लिख देते हो उसका मतलब होता है 1। ठीक है भैया, 1 हो गई। यहां पे इस तरीके से चीजें हो गई। अब ये जो dt है इसको यहां पे भेज दो, तो dt यहां पे हो गया। नेगेटिव साइन को इधर भेज दो, ये यहां पे हो गया। यहां तक हमें समझ में आ गई चीजें, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला कि यार dr dt लिखा हुआ है, d का मतलब होता है किसी चीज को छोटा कर देना। तो ये बहुत छोटी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। किसी छोटी चीज को बड़ा करना हो तो कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन कर दो दोनों का। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन, यहाँ मतलब इंटीग्रेशन हमने लगा दिया। अब इंटीग्रेशन करो तो जरा, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। नहीं आता भैया हमको इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या करें? अगर नहीं आता तो डायरेक्ट याद कर लो।
याद नहीं करना है, समझना है तो समझा भी देता हूं भैया। अगर dx है इसका इंटीग्रेशन करोगे, छोटे छोटे x को जोड़ते जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, कंप्लीट x मिल जाएगा। इसी टाइप से dt का आप जोड़ते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, t मिल जाएगा आपको। बस यहाँ पे t, और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट हमारे पास आता है। क्या आता है हमारे पास, एक कांस्टेंट साथ में आता है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे r आ गया, इसका माइनस या माइनस के क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास, तो कांस्टेंट को बाहर निकाला। dt जो है हमारे पास, dt क्या हो जाएगा, dt का t बन जाएगा। और साथ में हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं i। यहाँ पे हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके। हाँ, तो इस तरीके से हमें चीजें समझ में आ गई यहाँ तक। हाँ भैया समझ में आ गई। भैया ये आई क्या है यार, हमको समझा दो। आई हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यार। आई को हम लोग आगे तक घेर के नहीं ले जाएंगे, यहीं पे हम लोग खत्म कर देंगे। आई की वैल्यू निकालने के लिए काम करते हैं, इसी रिएक्शन को उठा लेते हैं, इसी रिएक्शन को उठा लेते हैं। आर माइनस के टी प्लस आई, ठीक है, दिख रहा है आप सभी को। अब मैंने आपसे बोला कि आई की वैल्यू निकालते हैं, तो आई की वैल्यू लेट सपोज टी हमारे पास जीरो है, समय अगर हमारे पास जीरो रख देते हैं, समय की वैल्यू जीरो है हमारे पास। इस समय रिएक्टेंट जो होगा हमारे पास आर, वो कितना होगा, फुल क्वांटिटी में होगा, फुल होगा वो। ठीक है, जीरो टाइम पर शक्कर क्या घुल रही थी, क्या नहीं घुल रही थी भैया, जीरो टाइम पर तो शक्कर बिल्कुल जितनी थी उतनी की उतनी थी। मतलब आर हमारे पास किसके बराबर होगा, आर नोट के बराबर होगा। बस ये दोनों वैल्यू पुट कर दो जरा, यहाँ पे आर की जगह पे आ जाएगा आर नोट, यहाँ पे के टाइम कितना हो जाएगा, जीरो प्लस आई। तो क्या आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अरे आई तो हमारे आई नोट के बराबर है। जी हाँ, आई आपके आई नोट के बराबर है। आई किसके बराबर है, आर नोट के बराबर है। तो बस आर नोट आपने रख दिया, आई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, आर नोट। आर नोट यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नोट। ठीक है, बस हो गया काम खत्म। अब इसको रीअरेंज कर लो, जैसे आपको करना है, के निकालना है तो के निकाल लो, टी निकालना है तो टी निकाल लो। अगर आप इसको इधर भेज देते हो तो ये हो जाएगा के टी, यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास, आर नोट, इधर हो जाएगा आर। ठीक है, अगर आपको के निकालना है तो टी को अपॉन में भेज दो इसके। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, के का, रेट कांस्टेंट का, ये आ गया फॉर्मूला। अब टी हाफ निकालना है, टी हाफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, टी हाफ मतलब आर, आर नोट हमारे पास किस, आर हमारे पास आर नोट बाई टू के बराबर हो जाएगा। बस आर, आर हमारे पास आर नोट बाई टू के, टी हाफ निकालना है तो बस वैल्यू पुट करके आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है भैया, निकाल लोगे अब तो आप लोग सब समझदार हो, है ना। इस फॉर्मूले में क्या करोगे, आर की जगह पे आर नोट बाई टू रख दोगे, तो आर की वैल्यू आर नोट बाई टू रखोगे तो यहाँ पे इस टाइप से आपके पास आ जाएगा। ओके, ये आपके पास टी हाफ आ जाएगा। देख लो, टी हाफ लिखना है, टी हाफ। ठीक है, फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको शॉर्टकट में। सबसे पहले हमने दो इक्वेशन को बराबर रखा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन के बाद आई की वैल्यू निकाली। आई की वैल्यू निकालने के बाद हमने ये फॉर्मूला बना के इस तरह से चीजें हमारी आ गई। उसके बाद टी हाफ निकालने के लिए हमने क्या किया, टी हाफ निकालने के लिए भैया हमने जो मान रखी थी चीजें वापस से मान रखी, क्या होती है, टी हाफ पे हमारा जो आर होता है आर नॉट बाई टू के बराबर होता है, टी टाइम हमारे पास क्या होता है, टी हाफ हो जाता है। ठीक है, बस ये चीज हमने रख दी, आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। तो कोई बड़ी चीज थोड़ी है, सिंपल सा डेरिवेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसे जीरो के लिए किया वैसे फर्स्ट के लिए करना है। फिर से ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि हमने लास्ट टाइम तो यहाँ पे जीरो रख दिया था क्योंकि जीरो निकाल रहे थे। अब यहाँ पे फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट के लिए निकालोगे तो यहाँ पे वन लिखोगे, मतलब ये जो के आर है कटेगा नहीं, इस बार आर पूरा आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, आर को इधर ले जाओ, के को इधर ले जाओ, इंटीग्रेशन कर दो दोनों का। अब वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। अब यहाँ पे आप लोग इंटीग्रेशन करोगे तो ये किस तरह से दिख रहा है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स क्या होता है हमारे पास, log x होता है। ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। बस ये चीज को आप लोग देख के बता दो। अब ये जो log x है इसको आप log को ln भी बोल सकते हो, नेचुरल log। तो यहाँ पे नेचुरल log लिखा हमने, नेचुरल log, माइनस तो बाहर था, यहाँ पे x की जगह पे r आ जाएगा, के यहाँ पे t के टी आ जाएगा। अब ये i, अब i की जगह फिर से वैल्यू रख के देख लो, आर नोट। ठीक है, टाइम जीरो रख लो इनिशियल कंसंट्रेशन i की वैल्यू निकालने के लिए, तो आएगा कुछ नहीं, आपके पास i की वैल्यू आ जाएगी आई नोट आर नोट के माइनस लोग आर नोट के बराबर। रख के देख लो मैं यहाँ पे वैल्यू के, देखो आई की वैल्यू आ गई। अब आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, सॉल्व कर लो, ये आ गया, काम खत्म आपका। वैल्यू पुट करने पे हमने ये देखा कि एल एन जो है आर नोट बाई आर के बराबर आ रहा है, यहाँ पे के टी आ गया। ध्यान से सुनना, नेचुरल लॉग को अगर आपको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है
तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें आप लोग 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, क्यों करते हैं भैया लॉग बेस 10, ये इच्छा चल रहा था, इसको ही रहने देते। अगर आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो, और साइंटिस्ट लोग भी यही करते हैं, उनके पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है वो लॉग बेस 10 में दे रखी है, लॉग की वैल्यू नहीं दे रखी है उनके पास, उनकी वैल्यू किस में दे रखी है, लॉग बेस 10 में हमारे पास वैल्यूज दे रखी हुई होती है। तो हम लोग लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। कन्वर्ट करने के लिए हमने वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास हो गया कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पे अगर कुछ समझना है करके देखना, कॉपी पेन निकाल लो। ऐसा नहीं है कि बस हम लोग बस बता दें, आप बताते जाओ, हम बिल्कुल सोए हुए बिस्तर में सब देखते रहेंगे। भैया आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कर करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगी हुई है log m माइनस log n की, ये होता है log m by n। ठीक है, बस वैल्यू पुट करी तो ये m ये n इस तरह से आ गया, कुछ भी नहीं है रे, बहुत ईजी चीजें, ये खत्म हो गया यहाँ पे। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रेट रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ROR, रेट कांस्टेंट क्या होता है, K होता है, ये K। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है R, इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको इसमें और इसमें अंतर बताना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बता लिख दोगे आप लोग, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख दोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो होता है ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करे, इट डज नॉट रिमेन सेम, ये सेम नहीं होता बट चेंज होता रहता है ये टाइम के साथ साथ। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होती रहती है। यूनिट लिख दोगे मोल पर लीटर। ठीक है, ये आपकी हो गई। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला हो गया, रेट जो होता है हमारे पास K के इक्वल होता है। K क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट इज द कांस्टेंट क्वांटिटी एंड डज नॉट, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती प्रोसेस के ऊपर। इसकी जो यूनिट होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। ये हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या अंतर होता है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है, ऐसे करके भी अलग अलग भी आ सकता है। तो मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, तो मॉलिक्युलरिटी में आपको समझा देता हूं। लेट सपोज हमारे पास 5 मॉलिक्यूल्स हैं, 5 मॉलिक्यूल्स ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए गए, लेकिन किया कितने ने, बस 3 मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया। तो जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में, उसे हम लोग मॉलिक्युलरिटी बोलेंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी ना किसी ने तो पार्टिसिपेट करा होना चाहिए। मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, ये इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है, मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं हो सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकती। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है समझाता हूं, पहले मैं आप मॉलिक्युलरिटी समझ लो। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। ये हमेशा एक होल नंबर होगा, हमेशा होल नंबर होगा कि एक मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया, 2 ने किया, 10 ने किया, 1000 ने किया, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता कि 3/2 4/2 आधे मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया, करेगा तो पूरा करेगा। द ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज नो सिग्निफिकेंस। अब देखो, मॉलिक्युलरिटी कभी भी एक स्टेप बाय स्टेप निकाली जा सकती है। मान लो एक रिएक्शन है जो 4-5 स्टेप में हो रही है, तो हर एक स्टेप पे आप मॉलिक्युलरिटी निकाल सकते हो कि इस स्टेप पे कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया, अगली में कितने ने किया, उसके अगली में कितने ने किया, उसके अगली में कितने ने किया। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है ये कंप्लीट के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर समझना आपको तो समझो, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं तो समझ में आएगा। लेट सपोज 2A प्लस 3B मिलके हमारे पास C बना रहे, कुछ भी C बना रहे भैया, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह से लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। अब यहाँ पे आपको इतनी चीज समझ में आई। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज होती है P और यहाँ पे Q, पावर में कुछ वैल्यूज लगी हुई होती है। अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगी, ये बनेगी P प्लस Q, P प्लस Q, P और Q को प्लस कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास P की वैल्यू यहाँ पे दे रखी होती 3 और Q की वैल्यू दे रखी होती 4, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आता, 3 + 4 इज इक्वल्स टू 7। आई बात समझ में, ऐसे निकाला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इनसे कोई मतलब नहीं है, जो आगे लगे हुए हो ना, ये पूरा एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है,
ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे जो लिखा हो सकता है ये सेम हो सके, सेम ना भी हो, ये एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंट से, कुछ भी आप लोग देख के नहीं लिख सकते। आई बात समझ में? तो यह क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम होता है भैया किस किस का, जो पावर में लगी हुई टर्म्स है ना, कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो पावर है उनका। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन की टर्म्स है उनके ऊपर जो पावर लगी हुई है उनका सम कर दोगे तो आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख सकते हो। ये जीरो पॉसिबल है, इट डिटरमाइन द एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है, 3/2 4/2 फ्रैक्शनल हो सकती है, और ये ओवरऑल रिएक्शन के ऊपर बात करती है। ठीक है, डिस्कस समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेट ऑफ रिएक्शन, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, वही होती है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिट क्या बनेगी, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ये आपकी यूनिट बन जाएगी। किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब भैया मान लो आप कुछ शक्कर मिला रहे हो, एक गर्म पानी है ठंडा पानी है, तो किस में जल्दी घुलेगी, गर्म पानी में जल्दी घुलेगी। तो टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मैनी रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात कर लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आपने 6 किलो शक्कर यूज करी है, 10 किलो यूज करी है, 15 किलो यूज करी है, कितना कंसंट्रेशन आप यूज कर रहे हो उतनी स्पीड से रिएक्शन होगी, क्योंकि होता क्या है यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएगा। ठीक है, हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, फिजिकल स्टेट। अब यहां पे बताया जा रहा है कि हो सकता है आप लोग लिक्विड स्टेट में ले रहे हो, या फिर आप लोग फिजिकल स्टेट जो हो सकती है लिक्विड सॉलिड गैसेस स्टेट, जो भी उसकी स्टेट होगी उस पर भी डिपेंड करेगा। हो सकता है कि आप छोटे पार्टिकल्स ले रहे हो सकता है आप बड़े पार्टिकल्स ले रहे हो। शक्कर का अगर हम लोग एग्जांपल लेके चले तो भैया शक्कर आप लोग पीसी हुई शक्कर यूज कर रहे हो, या फिर आप लोग जो क्यूबिकल फॉर्मेट में शक्कर होती है हमारी जो नॉर्मल घरों में यूज होती है वो यूज कर रहे हो, तो पीसी हुई शक्कर जो होती है वो जल्दी घुलेगी। क्यों घुलेगी, क्योंकि वो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उनके पास क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है। ठीक है, ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा उसको रिएक्ट करने के लिए। जो छोटा सा मॉलिक्यूल्स उसको चारों तरफ से पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैक कर सकते हैं, तो लार्जर सरफेस एरिया उसको मिल जाएगा, इसलिए स्मॉल पार्टिकल्स जल्दी घुल जाते हैं। ओके, उसके बाद है कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो सकता है आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज कर लिया, वो रिएक्शन को क्या करेगा, फास्ट कर देगा। नेगेटिव कैटलिस्ट उसको स्लो कर देगा। रेडिएशन और सनलाइट के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है, समझ में ही रहा होगा आपको। फोटोसिंथेसिस जो होती है जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, अगर उनको सनलाइट नहीं मिलेगी तो रिएक्शन खत्म हो जाएगी, मर जाएंगे पेड़ पौधे, तो सनलाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 90% कंप्लीट इन 40 मिनट। न्यूमेरिकल स्टार्ट हो चुके हैं हमारे भैया, ध्यान दो यहाँ पे सभी लोग। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 90% कंप्लीट इन 40 मिनट्स, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ पीरियड, log 2 इज इक्वल्स टू 0.3010। हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है 90% कंप्लीट हो चुकी है 40 मिनट्स के अंदर। जो चीजें हमें दे रखी है वो दे रखी टी हाफ 40 मिनट्स कब, जब हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो 90% कंप्लीट हो गया है। लेट सपोज हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी, अब हमारे पास बची कितनी है, टी 40 मिनट पे हमारे पास बची है 90% कंप्लीट हो गई, तो बची कितनी, 10 हमारे पास बची हुई है। बस फॉर्मूले में पुट करो, इससे क्या आ जाएगा आपके पास के आ जाएगा, और के से आप लोग क्या निकाल सकते हो, टी हाफ निकाल सकते हो। तो ये आपके पास रहा फॉर्मूला, ये ए मतलब आर नोट, और ए माइनस एक्स मतलब 100 में, ये जो है हमारे पास 100 में से 90 गए तो कितना बचा, 10 बचा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आर हो गया। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। 2.303/t, ये फॉर्मूला में याद करने को दिया गया है भैया। ठीक है, यहाँ पे 40 log बेस 100/10, तो ये 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास आया क्या, 2.303/40 log 10। तो log 10/10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। हमारे पास बचा ये, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास टी हाफ ये आ जाएगा, टी हाफ ये आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या आ गया, टी हाफ नहीं आया, वेरी सॉरी, के आया आपके पास। के की वैल्यू आप लोग टी हाफ में पुट कर दो, टी हाफ का फॉर्मूला ये होता है 0.693/k, के की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास टी हाफ आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15 मिनट, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। तो इस बार भी जो चीजें दे रखी है उसको हम लोग लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। वही बात है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट, हाफ लाइफ हमें ऑलरेडी दे रखी है इस बार पहले से ही, हाफ लाइफ हमारे पास 15 मिनट है। इसके बाद कैलकुलेट द टाइम, आपसे टी पूछा हुआ है, टी पूछा हुआ है फॉर 90% कंप्लीशन। तो आपका जो रिएक्टेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन फिर से हम लोग 100 मान लेते हैं,
तो हमारे पास जो रिएक्टेंट आर रहेगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारे पास 10 बचना चाहिए, 90% कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उस टाइम पे टी निकालो। तो इस बार उल्टा चलेंगे हम लोग, अभी ऐसा चल रहे थे आप लोग, ऐसा चलेंगे, पहले हम लोग के निकाल लेंगे और फिर के की वैल्यू पुट कर देंगे। वही हमारे पास यहाँ पे 100 आ जाएगा, लॉग वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 90 में से 10, 90 में 100 में से 90 गए तो 10 बचा। फिर ये वही बात हो जाएगी, यहाँ पे log 10/10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आई है, वो हम टी को इधर भेज देंगे और के को इधर भेज देंगे। तो के की वैल्यू जो दे रखी है ये वाली, ये यहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, करके देख लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो बहुत सिंपल चीजें ये कुछ भी नहीं है। वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है, घिसी पिटी चीजें। 100 है, 90 है, 100 में से 90 गया, फिर 10 बचा, फिर 10 का 1 हुआ, वो चीजें घिस घिस के अपन लोग आगे तक यूज कर रहे हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या क्या चीजें पूछी हुई है, आपसे पूछा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, साथ में आप लोग क्या बताइए, हमें बताइए उनकी यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको फोकस करना है सिर्फ रेट पर, यहाँ पर भी रेट पर फोकस, यहाँ पर रेट पे फोकस, यहाँ पे रेट पे फोकस। यहाँ पे पावर कितनी दे रखी है, 2, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये 1, दो रिएक्टेंट है, पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 मानते हैं हम लोग, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे कितना है 3/2, तो 3/2 रिएक्शन, 3/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फ्रैक्शन वैल्यू पॉसिबल है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो 3/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे कितनी पावर 1, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करते हैं यूनिट की, यूनिट कैसे लिखें भैया, यूनिट का फॉर्मूला होता है भैया मोल लीटर सेकंड का इनवर्स बनाएंगे। मोल कितना होता है, वन माइनस एन, और यहाँ पे लीटर जो होगा, लीटर होगा n-1। बस वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर आपका आ जाएगा। तो मोल 1 माइनस एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, एन मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे सेकंड है तो 1 - 2, फिर यहाँ पे एल आया, यहाँ पे 2 - 1, यहाँ पे सेकंड इनवर्स, तो ये आ जाएगा मोल टू द पावर -1 सेकंड, 1 बचेगा तो 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सेकंड इनवर्स। तो ये हमारे पास बनेगी यूनिट सेकंड की, फिर से यही बनी। 3/2 रख दो यहाँ पे एन की जगह आप 3/2 रखोगे, यहाँ पे एन की जगह पर 3/2 रखोगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा -1/2, यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे ये यूनिट बन जाएगी। फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अगर 1 की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये भी 0, किसी की पावर 0 होना मतलब वो हो जाएगा 1, ये भी 1, तो 1 × 1 1, और सेकंड इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड इनवर्स हमारे पास बचेगा। इस तरीके से हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं फिनिश। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट चैप्टर नंबर 4 डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट की। तो अगले वीडियो में हम लोग ये चैप्टर उठाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।